about your beginning of the career. How did you start और किस तरह से आपने आप प्रोफेशनल लाइफ में आए? कि रात में अगर लड़की निकल रही है वो किसी उल्टे काम से निकल रही है. So the very next day of APS incident, he was shot dead in his own house street, threats as well. Chinniyot में there's not much opportunity. तो कैसा था चिन्योट से जब आप लाहौर आए? It's hard to explain everything to everyone. Indeed, it is hard. आप ये कॉल सेंटर्स का अडियाला जेल है वो. Being a female आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो being a female आपको प्रॉब्लम करती हो, लेकिन अगर आप मेल होती तो वो चीज़ प्रॉब्लम ना करे? Company policies makes it a good company or a bad company. मेल्स ये इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते जितना फीमेल्स का. What is the actual concept they want to convey? For me, what feminism is, work environment में ना females को इतने नुकसान मेल कलीग्स नहीं पहुँचाते जितने females ही पहुँचाती हैं. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट. मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है अरोमा फ़ातिमा. अरोमा एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और हम ये जानेंगे कि एज अ फ़ीमेल उनको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं वर्क एनवायरनमेंट में. अस्सलाम वालेकुम अरोमा. क्या चल? सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. सो टॉक टू मी अबाउट योर प्रोफेशन. आपका प्रोफेशन है क्या और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? व्हाट डू यू डू? So currently I am working as a billing specialist. So what I do is that I take care of all the financial reports, disputes, payments, revenues, Alright. and how much we lose and how much we have to write off at the end of the month. For companies total, आप ये समझ ले कि हमारे पास एक टारगेट होता है. Like every month we need to hit that target. कि 85% हमें सेव रेट रखना है. फिर 85% से अगर हमारा सेव रेट नीचे इट्स मीन्स दैट स्पेसिफिक फर्म इज़ गोइंग इन लॉस. सो ये कहने कि मैं 2 से 3 फर्म्स हैं जिनकी बिलिंग के ये सारे मामला देख रही हूँ. तो अगर मैं कहूँ कि आप कलेक्शंस हैंडल करती हैं तो वो सही होगा? It's not collection specifically. Like collection is just a part of my work. It's not completely collection. I work on their account setups as well. I work with the disputes directly as well. It means कि अगर कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गई है Yeah. वो भी आप डील करती हैं? Wrong transaction हो गई है. Suppose for example, आपने हमारे साथ sign up किया and you sign up for a 6 month, but you paid for 6 month, but after paying for 6 month you disputed that charge saying that I did not receive goods and services that were promised to me for that amount of money. So जब वो disputes हमारे पास आते हैं then we look into it, we investigate. फिर वो हम प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं. फिर हम बैंक्स के साथ काम करते हैं उन डिस्प्यूट्स को लेके. फिर हमारी एक विन और लॉस की रेशो होती है जो हमें मेंटेन करनी पड़ती है. That means कि कितने डिस्प्यूट्स आपने विन किए, कितने लूज किए? क्योंकि एक कह लें कि एक सेट बार है लॉस का, वी कैन नॉट हिट दैट. क्योंकि अगर वो सेट बार हम हिट करते हैं इट मीन्स कंपनी इज गोइंग इन लॉस. तो ये कंपनी पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स होते हैं या नहीं होते हैं. नहीं I don't think so. नहीं. I'm not working for a Pakistani firm. I'm basically working for a US firm. Okay, तो आप बेसिकली जितने आपके ऑपरेशंस हैं वो यूएस में बेस कर रहे हैं Yes. एंड यू आर वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान और आप उनको डील कर रही हैं. My reporting end is in Pakistan. ओके, तो ये उसी कंपनी का ऑफिस है यहाँ पाकिस्तान में और इज इट आउटसोर्स्ड और समथिंग? You can say that the company that I got employed by, they are outsourcing the services to a US firm. Yeah. Okay. All right. So, Rohan, tell me about your beginning of the career. How did you start और किस तरह से आपने आप प्रोफेशनल लाइफ में आई? क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में हमने देखा है कि हर औरत काम नहीं कर रही. ऑल्दो कि ये रेशो बढ़ गई है लेकिन बहुत बहुत कम खातून हैं जो अभी ख़वातीन हैं जो स्टिल काम कर रही हैं प्रोफेशनल लाइफ में. तो आपने किस तरह सोचा कि मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहिए? I guess that I never wanted to basically. If I look back in time, it was something that I had. तो ये कह लें कि कुछ आपकी वक्त की ज़रूरत थी और कुछ आपकी अपने आप के लिए एक ज़रूरत होती है. When you want to go out of your comfort zone and when you want to explore yourself. So I started like a decade ago. Yeah, and my first job was in 2013, you can say. Yeah, it was in 2013. That was my very first job. Almost 11 years. Yeah. So आप अगर वक्त में पीछे जाएं
और आप देखें कि वो क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था व्हेन यू डिसाइडेड टू गो इनटू द मार्केट टू मेक मनी, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको पुश किया? I wanted to build self-confidence. I was very low at self-confidence, to be very honest and to be very blunt on that. Um Basically, my father died in 2009. Sorry. So after that, certain scenarios happened and we moved to Lahore as my siblings were studying in Lahore. I did from Chennai. From Chennai. See. All right. So there is another discussion. Chennai की life आपकी इतनी, Yes. but we'll do that later down the road. So when I moved here, I was basically here to take care of my siblings. They were studying. But there was something because I was kind of a girl who never used to talk was never comfortable enough to talk to opposite gender. It was very low on confidence, self-belief. ऐसे नाम की चीज़ें थी नहीं मेरे में. Okay. Though I won't say that I was a top student in my class, but I was good at studies. Yeah. But yeah, so in 2013 when I was staying in Lahore and I was like, yeah, okay, I've done my graduation and I need to do something. I did not know what to do with myself. So I was just randomly searching for jobs and I just applied. I applied like to 100 places. And I did not have any hope that I'll get response from any company because Lahore was like a very big city to me. It was coming from Chennai. It was a whole different world. So I thought, no, I don't stand a chance. आपने कोई niche pick की या आपने randomly किसी भी company? Just random, like be it teaching, be it anything, like home tutor, everything. जो job available है जिनको graduation चाहिए. जहाँ मुझे लगा कि शायद यहाँ भी मुझे नहीं ज़्यादा interaction, मतलब बहुत ज़्यादा communication नहीं करनी पड़ेगी. तो वहाँ हर जगह पे. हर जगह पे. But I got a response from a call center. Okay. I got a response from a call center. It was मेरे ख्याल से तो शायद वो बंद भी हो गया. It was the very first job of mine. वहाँ से मुझे call आया and I couldn't believe myself. कि अच्छा, some company wants to hire मुझे भी रखना चाहता है. me. Company wants to hire me and I was very happy. I was very happy. I went to interview and they hired me. And I was like, okay. Because to be very honest, I was not good at communications at all. At all. वो English speaking call center था या English. local? English. Okay. I was always good at writing and understanding English, but I wasn't good at speaking it. I won't say that I did not know how to speak, but I did not have that confidence in it. That fluency. Yeah, that right? fluency. क्योंकि हम रोजमर्रा हाँ, बोलते नहीं क्योंकि हैं. वहाँ पे होता था ना कि क्लास में अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे ना, अंग्रेज वक्त वो आपको तारे से नहीं. आपकी ना वो पिक भी कर रहे होते हैं कहाँ इसने गलत वर्ड बोला ऐसे ही. उसको, तो वो कॉन्फिडेंस हम डेवलप भी नहीं कर ऐसे ही है. तो वो फेस किया था, मतलब कॉलेज में बहुत फेस किया था. तो मुझे लगा था नहीं, मैं शायद टिक भी नहीं पाऊंगी यहाँ पे एक हफ्ता ना, लेकिन बट आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई क्योंकि आफ्टर अबू's डेथ वी वर गोइंग थ्रू अ रफ पैच एंड आई वांट गेट आउट ऑफ इट. ओके. तो आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई और फिर प्लस वो रात में थी. So that was another challenge first, कि how to convince my mother for that. कि I want to go for it. I want to give it a try. तो फिर किस तरह किया आपने? बहुत मुश्किल था क्योंकि obviously it's not like that she did not understand that a female can work because she herself worked her whole life. She was a government employee and she worked like 41 years. So she was very comfortable with the idea of me working, but working at night, that was something very new to her. That was a completely new thing for her. And it took some time to convince her. But उसमें भी ये हुआ कि I was not allowed to tell anyone in the family that I'm working at night. आप बता नहीं सकते रिश्तेदारों को. रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बाहर जा रही है, वो भी रात में जा रही है, क्या करने जा रही है. लोग क्या कहेंगे? सवाल उठते हैं ना कि रात में, क्योंकि हमारे यहाँ तो माशरे में एक कॉन्सेप्ट है ना कि रात में अगर लड़की निकल रही है वो किसी उल्टे काम से निकल रही है. बिल्कुल है. वो कभी सीधे काम से नहीं निकल सकती. मतलब वो दे वॉन्ट इवन आस्क यू कि वट यू आर डूइंग, वाई यू आर गोइंग आउट एट दिस आवर ऑफ नाइट, बट दे विल जस्ट अज्यूम. डू यू थिंक आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे भी लोग आपको इस माइंडसेट से देखते हैं कि यार ये रात में आ जाती है?
डू यू थिंक कि या फिर वो कल्चर डिफरेंट है जहाँ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है? culture is very different as compared to normal work office or normal offices in Pakistan. क्योंकि मुझे भी यही था कि मैं रात में जा रही हूँ, पता नहीं मैं पहली लड़की, मैं एक अकेली लड़की ना हूँ, हाउ इट विल बी. लेकिन जब मैं वहाँ गई, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैंने कन्विंस किया, भाई को कन्विंस किया, फिर दे अरेंज्ड ऑटो, हमने एक रिक्शे वाला अरेंज किया, मुंडा मुझे लेके जाते थे भाई रात में. तो मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर लॉट ऑफ अदर गर्ल्स देयर. They were like 100 agents on one floor, 100 people on one floor, though the ratio of females and males were not equal. There was a huge difference in that. Like if you can say that 12 लड़कियाँ थी तो बाकी 70 लड़के थे. That was the ratio. तो अब मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा ही है. ऐसे नहीं, अब यूनिवर्सिटी में आगे स्विच हो गई है, 70 लड़कियाँ तो अब 12 लड़के नजर आएंगे ग्रेजुएट. ये हैरान कर बात है बिकॉज जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमारी क्लास में 4 लड़कियां होती थी और 70 बॉयज़. और ओवरऑल इसी तरह से स्प्लिट था. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आगे अभी भी आज भी ऐसा. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप यूईटी जाएँ तो वहाँ तो मेरा ख्याल है इससे भी शायद कम हो. हाँ, 2 लड़कियाँ आपको नजर आएंगी 200 लड़कों के बीच में इंजीनियरिंग करेंगी. बिल्कुल. तो वहाँ पे यही था जब मैंने देखा कि अच्छा चलो एटलीस्ट मुझे हौसला मिला कि 12 लड़कियाँ हैं. या फिर ट्रेनिंग हुई, जो मेरे ट्रेनर थे, पहले ट्रेनर, आई स्टिल रिमेंबर हिम. Well, I learned a lot from that job. I learned a lot. क्योंकि आप ये कह लें कि I say that अगर मैं आज बोल पा रही तो उस जॉब की वजह से. With my trainer was very, very kind. He was very kind. He was like, that's okay. If you don't know how to speak, you know how to read, right? Like, yes. You know how to understand English. Like, yes. Because क्योंकि वो first job थी, वो ये नहीं थी कि आपने ना खुद से कुछ बोलना. It was a scripted. मतलब आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती थी and you have to just say those words. ओके. तो उन्होंने पहले पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करवाई, फिर वो जॉब भी कुछ ऐसी थी. इट वाज लाइक टेली सेल्स यू कैन से. तो स्क्रिप्टेड थी. अच्छा, फिर वो उस जॉब से मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि जब मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ती थी ना, अगर मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन में फ्लुएंसी में कोई इशू होता भी था तो मैं अपनी साथ वाली लड़कियों से पूछ लेती थी. दे वर हेल्पफुल. ऐसे होता है कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे थे तो वो भी जिस तरह से आपसे बात कर रहे हैं वहाँ से भी आप एक्सेंट एंड एवरीथिंग आप एक्सेंट डेवलप करते हैं. डेफिनेटली आप करते हैं. आपका एक्सेंट इम्प्रूव होता है, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है, बहुत इम्प्रूव होती है क्योंकि आप ना वर्ड्स पिक करते हो. क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस कि जैसे हम कुछ अल्फाज बोलते हैं जैसे वो कुछ अल्फाज बोलते हैं. US UK बहुत डिफरेंस है. मैंने जो फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी दैट वाज फॉर UK बेस्ड फर्म और उनका तो एक्सेंट ही बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफिकल्ट है. तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि हमें स्कूल्स में तो ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ाई गई है बट स्टिल हमारा जो एक्सेंट है वो यूएस को जल्दी पिक करता है. यूएस एक्सेंट को प्रॉब्ली कि वो न्यूट्रल एक्सेंट है वो थोड़ा सा इजी है बट स्टिल यूके एक्सेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट. Yes, US accent comes very naturally to Asian people. बहुत naturally आता है. UK accent is a very thick accent. आप properly if you're not familiar with that accent and if you're talking to a person who lives in UK and who's born in UK, who's a pure British, you won't be able to understand that person in first go. You'll have to listen to them very carefully. You'll have to pick those words, pick their accent very carefully. Otherwise, you won't be able to understand them. मुझे तो लगता है मैं अगर यूके एक्सेंट में बात करूँगा तो मेरी ज़बान को गिरा लग जाएगी. इस तरह मुश्किल तरीके से बात नहीं, ऐसे होता है. At the firm I was working for, they were dealing in UK. तो अक्सर होता था ऐसा ही था कि वो लोग पकड़ नहीं पाते थे कि हम यूके बेस्ड नहीं हैं. बट वो ऑब्वियसली वो बहुत आराम से पकड़ लेते कि यूके एक्सेंट इज़ वेरी डिफरेंट. यूएस कह देते हैं वेयर आर यू. तो हम ना फिर भी उन्हें वही एक स्क्रिप्ट पढ़ते थे कि इट वाज अ कंप्लीट स्क्रिप्ट. तो वो पकड़ लेते थे बड़े आराम से. लेकिन उस चीज़ ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया था कि अच्छा नहीं, आई कैन स्पीक. आई वर्क देयर फॉर अ ईयर, देन आई हैड टू रिज़ाइन बेसिकली. Something happened in my family. My mom basically was shot dead in Geneva. Yes. So when क्या आप डिस्कस करना चाहेंगे सिनेरियो? Yeah. So basically, I hope we all remember that APS incident. Yeah, in 2014. So the very next day of APS incident, he was shot dead in his own house street. So he was a journalist and he was very vocal about all the banned outfits and all the banned tanzeens
He was very vocal about that, and he used to write about it openly in his articles. He used to publish a newspaper as well, a local newspaper in Chennai. So yeah, he was very vocal about that, and he was getting threats. But he was like, "Joga dekha jayega." He was that kind of a person. So after the very next day of APS, when there was like a countrywide protest going on, and everything was shut in the whole country, he was just going to attend the protest in Chennai, and he was going to wrap some food for his cat, and he was in his street when he was shot at. So We basically got that news, and we had to go back to Chennai because my mother was still living in Chennai. He was working because she was working with the education department, government education department, and she couldn't get transferred to Lahore, so she was living there with one of my sister. So you went back to Chennai. So I went back to Chennai, and then we decided to move our mother to Lahore as well because she started getting threats as well. Hawai घर पे threats आए basically. So for her, so we had to move her to Lahore. So there was a like pause in my professional career. I worked in my first job like for a year in 2014 December. I left that job. I went back to Chennai. We lived there for like a couple of months till the things settled down, and we told our mother like, no, now you need to get transferred. During that time आपने कोई काम नहीं Like Chennai पे there's not much opportunity. Like आप अगर कुछ कर सकते हैं, it's like आप ट्यूशन पढ़ा देंगे फिर या आप टीचिंग करें अब मेरा नहीं ख्याल ट्यूशन में कितने पैसे बना देंगे आप कुछ भी, और या आप टीचिंग कर लें. हाउ इज द लाइफ इन चेन्नई क्या वो चीप है एज कम्पेयर टू लाहौर Yeah, when it comes to living expenses, it's very cheap, very cheap. Lekin if you say that how's life in Lahore is still in 1900s, we can say. लाइफ इन चेन्नई राइट Yeah, it's like ये मगरिब हुई है, सब बंद है, सब बंद है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा. और लड़कियाँ जॉब, when it comes to job, वहाँ पे वो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप टीचिंग कर लें. That's the only thing you can do. इट्स अ स्मॉल प्लेस राइट It's a very small place. मतलब आप 30 से 25 मिनट में पूरा शहर घूम सकते हैं. It's very small city. जैसे वो कोई हमारे एक जानने वाले हैं वो कहते हैं कि चिन्नौट ऐसा शहर है कि दूसरा कदम रखें तो चिन्नौट से बाहर रखा जाएगा. या इट इज It is like that. तो कैसा था चिन्नौट से जब आप लाहौर आए तो क्या क्या डिफरेंस था लाइफ में और फीलिंग क्या थी वो शिफ्ट होने के बाद Scared. I was scared like hell. It was a completely, as I told you earlier, that it was like a whole new world in front of me. The whole new world. यहाँ पे मतलब वहाँ हम अकेले निकलते नहीं थे घर से. मतलब your brother, your father had to be with you. You cannot go alone. और जाते भी नहीं थे, इतना हौसला भी नहीं था कि वहाँ पे आप घर से बाहर कदम रखें अकेले. वहाँ की लाइफ ऐसे है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं घर से तो आपके घर का एक मर्द आपके साथ हो. तो जब लाहौर आई ना, जब मैं देखती थी कि अच्छा हर कोई अपना काम कर रहा है, लड़कियाँ अपने काम कर रही हैं, they're going to ATMs, they're going to markets, they're going for shopping on their own. It was mesmerizing, but it was scary at the same time. कल्चरली डिफरेंट Complete change in culture. या तो एक ह्यूज डिफरेंस मेरा ख्याल है कि एडजस्ट होने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है इस Time. तरह से राइट. आपको शुरू में निकलना होता है बाहर, फिर आप देखते हो हर चीज़ से डरते हो तो बहुत डरती हूँ. मुझे आज भी याद है when I got my first salary, I did not know how to use ATM. I did not know how to open an account. बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. I took an office colleague with me. I took her with me and I was like, can you help me with that? Because मैं इससे पहले बैंक में कदम ही नहीं रखा था. मैंने नहीं रखा. एज क्या थी आपकी जब आप लाहौर शिफ्ट हुए? You can say मेरे ख्याल से yeah 21. ओके That's you were 21 तो 21 quite young. तो उस टाइम पे हाँ बिल्कुल मुश्किल हो सकता है आपके लिए एडजस्ट करना डेफिनेटली. क्योंकि जब आपने 20 साल किसी ऐसी जगह पे गुजारे हो ना जहाँ पे आपने ये देखा हो कि नहीं बाहर नहीं जाते, आप नहीं जाना, आपने अपना काम खुद नहीं करना, हमें बताओ हम करेंगे. Even after Abu's death, my uncles were there, my cousins were there. So we just used to call them like कि ये काम है, ये कर दो प्लीज़. तो मुझे याद है कि अब्बू की डेथ के बाद एक पहली दफ़ा जब मैं घर से बाहर अकेली निकली थी, that was my mother was in Iddat and she needed her medicine. भाई छोटा था
तो अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम घर के पास ही मेडिकल स्टोर ला दो। मैं ना बहुत पूरा लपेट फूट के अपने आप को गई हूँ मेडिकल स्टोर से, लेकिन मैं वहाँ से डर के वापस ऐसे भागी हूँ जैसे ना मुझे पता नहीं, शायद कोई भूत पीछे पड़ गया मेरा। तो ये सिर्फ आपके माइंड में था या लोग भी आपको उस तरह से प्रेशराइज कर माइंड में नहीं, क्योंकि जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हो ना, तो जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो आपको लगता है शायद सारी दुनिया सिर्फ आपको ही देख रही है। एंड क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुई थी एंड एवरीवन यूज्ड टू नो है, तो जैसे मैं बाहर निकली हूँ तो वो जो मेडिकल स्टोर वाले अंकल थे, लाइक ये तो दिलावर शाह की बच्ची है बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं ना उससे भी डर गई, क्योंकि इतनी भी इंटरेक्शन हमारी नहीं होती थी बाहर किसी, मतलब अपने फैमिली के मेल्स के अलावा बाहर किसी से हम इतनी भी इंटरेक्शन नहीं करते। द कंजर्वेटिव मॉल से एकदम आप एक ओपन एंड बोल्ड माहौल में। मैं ले तो आई थी मेडिसिन, लेकिन उस बाद 2 दिन ट्रॉमा में रही थी कि मुझे बाहर जाना पड़ा। अब क्या होगा, मतलब हाउ लाइफ विल बी आफ्टर अ बुक, हाउ थिंग्स विल बी। तो ये जो जॉब आपने स्टार्ट की, जो प्रोफेशनल लाइफ में आप लाहौर आने के बाद आई, और ये जब चिन्नौर से वापस आई आप तब की बात बता रही है, राइट? तो चिन्नौर से जब मैं वापस आई, जब मैं चिन्नौर से फर्स्ट टाइम लाहौर मूव हुए थे, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की। बीच में 2-3 महीने का पॉज लिया आपने। went back to Chennai. Then I came back. Then I started my study again because there was a gap in my study. After graduation, I was not able to continue my study. Due to some personal reasons, I couldn't continue it. तो मैं आई, फिर मेरा पहला फोकस ये था कि मुझे मास्टर्स करना है। आई वांटेड टू डू मास्टर्स। मुझे याद है, मैं वो भी समझ लें कि ऐसे हुआ है कि मेरी बचपन की 2 दोस्त हैं, they used to live in Chennai as well, हमने ग्रेजुएशन साथ किया। वो आई हैं, उन्होंने मुझे कन्विंस किया है कि नहीं रुमा, वी नीड टू डू मास्टर्स, बिकॉज दे वर डूइंग with few things in their lives as well and they wanted to get out of it as well. So they came to law and they were like हमने एडमिशन लेना, हमने इकट्ठे लेना। तो मास्टर्स स्टार्ट किया। I've done my masters in economics. उसी सेम टाइम पे फिर मैंने दोबारा से जॉब हंट स्टार्ट कर दी। ओके। जॉब हंट स्टार्ट की, I still remember I applied in IBEX, got rejected. The very next day I got an offer from another company, Lahore, basically. वहाँ पे फिर मैं मास्टर्स साथ अपनी जॉब भी कंटिन्यू की दोबारा। That was 219 shift, क्योंकि ये कहने कि मेरे पास कोई एज डिग्री भी नहीं थी जिसकी बेसिस पे आपको इतनी अच्छी पे या सैलरी मिल जाए जिस पे आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कवर हो जाएं, या आप ये कह लें कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें, आप अपनी लिविंग एक्सपेंडिचर बर्दाश्त कर सकें लाहौर में रहने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली एट दैट टाइम व्हेन वी मूव टू लाहौर, तो अम्मी के लिए था कि वो 2 जगह एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, चिन्नौर में भी लाहौर में भी। एट द सेम टाइम हाफ माई सिबलिंग्स वर स्टिल स्टडीइंग, तो उनके in Lahore. Though 3 of them were studying in Lahore. So वो expenses एक किस्म से कहने के बढ़ गए। तो फिर मैंने कहा मैं सपोर्ट करती हूँ। हाँ, मैंने कहा कि एक अब ये वाला कॉन्फिडेंस तो आ गया कि मैं कर सकती, एक इतना एक्सपीरियंस, तो मतलब मैं कहा चलो, मुझे था कि चलो खुशी इस बात की थी कि रिज्यूम डालने के लिए कोई एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने डिड माई फर्स्ट जॉब, इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल अचीवमेंट टू मी। तो जब दूसरी जॉब मिली, लाइक अच्छा अब मैं कर सकती हूँ, लेकिन तब भी it was hard to change my mother's mentality about working in night. उनको convince करना था, she was still living in Lahore and she was like नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि you're working in night, लोग क्या कहेंगे। 90s के parents और उन्होंने जो She was right at her point because she was concerned. When you are a mother's daughter whose husband died recently, it's hard. It's hard to explain everything to everyone. Indeed, it is hard. तो फिर आपने में स्टार्ट की, वहाँ पे आपको आया कि का कैसा एक्सपीरियंस है? कहा जाता है कि लाहौर में अगर किसी को कहीं जॉब नहीं मिल रही ना तो जाना चाहिए। जेन आप ये कहने कॉल सेंटर्स का अडियाला जेन है वो। तो काफ़ी कंजर्वेटिव माहौल है उधर। बहुत, क्योंकि मेरे ख्याल से वो शायद माहौल वहाँ पे रखते भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो मोस्टली वर्किंग क्लास है ना हमारी, वो 18 से 22 ईयर्स के बीच के लोग होते हैं जिनको दे नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। शायद उनको वो डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, दे जस्ट वांटेड टू अर्न पार्ट टाइम मनी, तो वहाँ चले जाते हैं, उन्हें पता है कि इजीली मिल जाएगी, जितने भी देंगे ऑफर करेंगे उनके लिए वो पॉकेट मनी है। हाँ, उनके लिए पॉकेट मनी है, जो भी उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है उन्हें मिल जाएगी। तो वहाँ के ना कल्चर में ये है कि भाई इन्हें डिसिप्लिन करना है,
तो वो एक किस्म से जेल ही है. You cannot use your phone, you cannot take breaks on your own, you have to be on time, you cannot take offs. Let's talk about having your experience being a female. Mindbridge में कि दो कॉल सेंटर जो आपने पहले मेंशन किया, मेरे ख्याल वहाँ आपने बहुत ज़्यादा देर काम नहीं किया, तो देन मेरा ख्याल माइंडब्रिज में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है. तो माइंडब्रिज में बीइंग अ फीमेल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो बीइंग अ फीमेल आपको प्रॉब्लम करती हो, लेकिन अगर आप मेल होती तो वो चीज़ प्रॉब्लम ना करती? मुझे था कि रात में ना ट्रैवल, मेरे ख्याल से काम, जब मैं उधर पहुंच जाती थी ना ऑफिस, काम मसला नहीं था. अरे काम मसला नहीं था. हाँ, जब मैं माइंडब्रिज में स्टार्ट किया था, वी वर ओनली 2 गर्ल्स विद 50 अदर पीपल, 50 अदर मेल्स, वी वर ओनली टू दैट टीम, या इन दैट टीम. वो टोटल उनका फ्लोर 50 का था या? जिस बेसिकली जिस कैंपेन में आप कह लें कि मैं काम कर रही थी उस कंपनी के लिए, उसमें ओके. तो उसमें वी वर ओनली 2 गर्ल्स. तो वहाँ पे जब आप उधर चल जाते हैं ना, और पहले एक लड़की काम कर रही थी, शी वाज अ वेरी टफ नट, आई वुड से शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन. तो उसने मुझे बताया था, यहाँ पे कोई कुछ कहे ज़रूरत नहीं सुनने की, जस्ट डू योर वर्क. हाँ. वहाँ पे हाँ थोड़ा स्टार्ट में हुआ था इशू कि अच्छा क्या है, क्यों है, किस लिए काम कर रही हो. मतलब ना वो जब वो देखते ना कि अच्छा ये लड़की रात में आ रही है काम करने, तो स्टार्ट में तो होता था ना कि कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि आई वुड से ऑल ऑफ देम, बिकॉज आई हैड सम ग्रेट कलीग्स इन माइंडब्रिज, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम वन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम. लेकिन कुछ आप कहते हैं ना कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती. तो कुछ लोग होते थे, वो आते थे, अच्छा नहीं क्यों आ रहे हो रात में, क्या मसला है, ऐसी क्या मजबूरी है. दे थिंक कि नहीं, कोई कुछ आ रहे तो बहुत ही कोई मसला होगा ना, मतलब सिंपैथी गेन करनी है हमने, वो वाली चीज़ें तो होती है. तो वो आपको हर जगह मिली या वाज इट कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे नहीं? कुछ पे कहना है, कुछ पे नहीं. आई वॉन्ट से कि मुझे हर जगह वो चीज़ मिली, बिकॉज शायद इन पास्ट 7 to 8 years अभी कल्चर ना हमारा बेहतर हो गया है. क्योंकि मैं भी समझता हूँ इट्स नॉट अबाउट कंपनी, इट्स अबाउट पीपल. इट्स अबाउट पीपल, इट्स नॉट अबाउट. वही है, राइट. कंपनी बुरी नहीं होती, डेफिनेटली लोगों से कंपनी बन रही है, अब हर जगह वही लोग हैं. कंपनी पॉलिसीज मेक्स इट अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी, दैट मैटर्स अ लॉट. तो अब वहाँ पे अगर मैं कहूँ ना कि भाई दिस गाय इज कमिंग टू मी एवरी डे एंड टॉकिंग एंड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट माय पर्सनल लाइफ, माइंडब्रिज में शायद इस चीज़ को इतना सीरियस ना. द कंपनी वेयर आई वर्क नाउ, दे विल जस्ट थ्रो दैट गाय within minutes, because you cannot just come to me and talk to me about my personal life. और मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल लाइफ में ये लॉ होना भी चाहिए कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ. It's not just for females, it is there for males as well. Yeah, it should be. So my current company is very good when it comes to their policies about it. लेकिन माइंडब्रिज में ये policies नहीं. तो in start there were some issues. Basically start में ये हुआ था कि मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों ने वहाँ स्टार्ट किया, but she ran. वो 1 महीने बाद ही भाग गई थी. उसने कहा मैं नहीं कर सकती यहाँ का. माइंडब्रिज से? उसकी she was studying DPT, so her studies were quite tough. So she said I cannot manage. So yeah, I worked there for like around 3.5 years. And I would say when I left Mindbridge, I had a pretty good experience working there. मैंने ना एक चीज़ देखी कि I won't say, I don't think that many females will agree to me on this, but work environment में ना females को इतने नुकसान मेल कलीग्स नहीं पहुँचाते जितने females ही पहुँचाती हैं. That's a concept or ये true? It's not a concept. I have seen it. आपको एग्जांपल शेयर कर सकते हैं without mentioning any names, but if you want to share something कि कुछ ऐसा आपके साथ इंसिडेंस हुआ जिसमें आप कहते हैं कि हाँ ड्यू टू दैट कि आपने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि मेल्स ये इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते जितना फीमेल्स करते. Let me quote an incident from one of my previous company. I won't mention name. So I started there, and what happened, I never used to talk to anyone. I just used to go do my work. Okay, I was a shy personality, as I told you that back in time I was a very shy personality. काम करती थी और नया नया कॉन्फिडेंस भी आ रहा था बात करने का, तो मैं कहती थी कि अच्छा जाओ काम करो, काम तुम्हारा पूरा हो गया वापस आ जाओ. तो I was good at my work. तो जो मेरे से पहले थी एक खातून, यह हुआ कि within a year I was moved to a better campaign with a better pay scale, and she was in that campaign for like 3 years, but she couldn't
get a movement. And she took it personally and she started the rumors कि इसका ना marriage से affair चल रहा. So ये होता. ये होता है. And she did a whole scene on floor. ये बिल्कुल I heard stories like this और ये ऐसा होता है बिल्कुल. तो ये होता है. So since we are talking on women empowerment, talk to me about feminism. आपके क्या views हैं उस पे? पहले तो ना मुझे लगता है कि एशियन कंट्रीज में ना फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट ही बहुत कंफ्यूजिंग है. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आई एम स्टिल नॉट एबल टू ग्रैप. मतलब मैं देखती हूँ हमारे मुल्क में होता है, औरत मार्च होता है, वुमेन्स डे मनाया जाता है. What is the actual concept they want to convey? For me, what feminism is, that if you are equal in skills with a male colleague, like your male colleague is having skill set and you're having the same skill set, you should get equal pay. Okay. You should get equal pay. Hiring pay, when you hire a male, you should, on the criteria, you should not hire a female on a different criteria. Females के लिए criteria different नहीं होना चाहिए. When a promotion opportunity comes, a female should be preferred equally as the male participant. You cannot you cannot throw female contestants away just because कि यार इनकी तो शादी हो जाएगी, इनके बच्चे हैं, ये कहाँ कर पाएंगी काम. नहीं. You should, when मेरे लिए ना मुझे बड़ा अजीब लगता है. I know I might offend some, but when I see कि play cards के हमारा जिस्म हमारी मर्जी. Back in 2013 when I moved to Lahore, females were still able to wear whatever they want. So clothes were never an issue. Exactly. Clothes is never, it's not about feminism. You cannot just focus on one thing. So for me, feminism is that your females of this country should be aware of their rights, their legal rights, their property rights, their divorce rights, their marriage rights, their rights at workplace. They should be aware about that. That's what feminism for me. But हाँ, लेकिन अगर हमारे यहाँ ना ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि भाई नहीं, औरतों के साथ जाती होती तो नहीं. मैंने ये भी केसेस देखे हैं जहाँ पे फीमेल्स गलत इल्ज़ाम लगा के, हरासमेंट की चार्जेस लगा के उन्होंने निकलवाया भी ये लोगों को, कंपनी से भी निकलवाया. मैंने ये भी देखा, मैंने देखा. And they don't get the proper, and those male colleagues, बेचारे, they don't even get the proper investigation. They don't get a proper chance to clear themselves up. I think it's abuse of power. Obviously, उनको Yes. फीमेल्स को हमारे माशरे में एक और राइट्स हासिल हो या ना हो, लेकिन ये राइट ज़रूर हासिल है कि उनकी बात सुनी जाती है. When they talk about something, people listen. तो अगर कोई फीमेल किसी मेल पे इल्ज़ाम लगा रही है ना, तो पूरा माशरा उस मेल की बात नहीं सुन रहा कि वो बेचारा क्या कह रहा है. वो सब देखेंगे कि यार ये बेचारी क्या कह रही, बिकॉज दे कैन क्राई, मैन कैन नॉट, राइट. तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का गलत इस्तेमाल. फेमिनिज्म का गलत इस्तेमाल. मेरे लिए फेमिनिज्म ये है कि इफ़ अ मेल कैन कंफर्टेबली वॉक एट 2 AM in night, a female should be able to walk as well without fearing of getting kidnapped or being raped. And I think in Lahore They do. Lahore is a very safe city, but Lahore is not only, Lahore is not Pakistan. Yeah. You go in Karachi, रात के 2 बजे निकले आप, उठा के ले जाएंगे, वो तो लड़कों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो उठा के ले जाओ. Karachi is an exceptional case. नहीं, आप कराची चले जाएं, इवन बैकवर्ड एरियाज में चले जाएं. आप मेरे अपने होम टाउन में चल जाए, चन्नौर. अगर वहाँ पे एक लड़की रात में 2 बजे अकेली ड्राइव करती हुई नजर आ जाए ना, उसके घर पे पहले खबर पहुंची थी, इससे पहले कि वो घर पहुंचे. Because people know each other. या कि वो उसकी फलाना बेटी जो है ना अकेले निकली हुई, वो किसी भी काम से निकली हो सकती है, लेकिन थी. लेकिन मेरे लिए कि सेफ्टी, जब हम कहते हैं ना कि हाँ हमें ये तो पता है कि हमारे मेल्स की ये राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स ही है, हमारे डाइवोर्स राइट्स ही है, तो फीमेल्स को इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए. मेरे लिए फेमिनिज्म है कि जहाँ पे आप ये देखें कि आपके स्कूलों में लड़के पढ़ ज़्यादा रहे हैं लेकिन लड़कियाँ नहीं पढ़ी. वाई डोंट यू फोकस ऑन दैट थिंग? वाई डोंट यू फोकस ऑन दैट थिंग? फिर दूसरा मेरे लिए फेमिनिज्म ये है कि जहाँ आप अपने बेटों को मतलब प्रेफर करते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या वो कोई ऐसा सर्टिफिकेशन करें जिससे आगे उनकी लाइफ ईजी हो, वहाँ पे
हर बाप को, हर भाई को इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि उनके घर की बेटी भी वो सर्टिफिकेशंस ले कि खुदा ना खास्ता कि कल को कोई मसला हो वो अपने लिए खड़ी हो सके, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हर लड़की को इस काबिल होना चाहिए, लेकिन ये कोई मुकाबला नहीं है। मैं एक केस स्टडी देता हूँ आपको। जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। कुछ 2 और 3 क्लास के 2 बच्चे थे। उनकी मदर सिंगल मदर थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड शी न्यू नथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। तो शी वॉज अ हाउस वाइफ और उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। उनके जो भाई थे वो उनको पे करते थे सारी खर्चे घर के, जितना जो हर चीज़ वो उन्हें पे करते थे। तो एक दिन वो तंग आ गई क्योंकि वो अकेली रह रही थी अपने बच्चों के साथ। तो शी वांटेड टू अर्न समथिंग फॉर हर किड्स, राइट। तो ये उनका राइट है, अगर उनके हस्बैंड नहीं है या तो वो दूसरी शादी करना, राइट। अगर वो दूसरी शादी नहीं कर रही ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो अर्न कर सके। लेकिन चूंकि उनकी लाइफ इस तरह की रही कि उन्हें कभी काम करने नहीं दिया गया, उनको पढ़ाया नहीं गया, तो डेफिनेटली शी कैन नॉट मेक मनी। तो मुझे लगता है हम कहीं ना तो हमारी जो फीमेल्स हैं उनको मजबूर बना रहे हैं। कैसे ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए जब उन्हें वाकई पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ जाए, और मैं समझता हूँ कि ऐसा वक्त शौहर की ज़िंदगी में भी आ सकता है कि अगर उसकी जॉब नहीं है तो कभी वाइफ उसको सपोर्ट, चूँकि बहुत सारी कर भी रही हैं आजकल। हम अगर माशरे में देखें तो ऑल वर्किंग वुमेन्स मैरिड है और वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करती हैं, राइट। तो होना चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल के लड़कियाँ स्टडी करें, लड़कियाँ जॉब करें, राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऐसे ही है, इट शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी नॉर्मलाइज। और अब लाहौर में देखें या कराची देखें, इस्लामाबाद जो बड़ी शहर है, इनमें चीज़ें नॉर्मलाइज हो भी रही हैं काफ़ी। लेकिन हमारे यहाँ ना एक मसला ये आ जाता है कि हमारी ना सोसाइटी भी अभी भी ना उस पॉइंट पे अटकी हुई है कि अच्छा लड़की जॉब करिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जॉब करे, लेकिन कल तुमने शादी करके जाना है ना, जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ो। अच्छा नहीं, शौहर इजाज़त दे रहा है जॉब करनी है, करो, लेकिन सुबह रोटी, आके दोपहर का रात का खाना और आके रात का खाना, ये सब भी तुम्हारी जिम्मेदारी। कल को बच्चे पैदा होंगे वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो शौहर की अच्छा, जिम्मेदारी। ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग बात है, ये बड़ा आपने ना पेन पॉइंट छेड़। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। व्हाट डू यू थिंक, एक औरत की जिम्मेदारी में आता क्या है? देखें, टू सपोर्ट हर हस्बैंड इन ऑल द वे पॉसिबल। मैं ना रिसेंटली एक कोट पढ़ी थी, आई डोंट नो द राइटर्स नेम, बट किसी ने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हुई थी कि जहाँ पे लड़कियाँ ये लिस्ट बनाती हैं ना कि उन्हें एक लड़के में क्या क्या चाहिए, साथ ही उन्हें ये भी लिस्ट बनानी चाहिए कि वो एक लड़के को क्या क्या ऑफर कर सकती हैं। आई गेस दैट्स इक्वालिटी फॉर मी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जब मैं आपको कहती हूँ ना कि एक लड़की है, शी इज़ हाउस वाइफ, शी डजंट वांट टू वर्क, ठीक है, वो कहती है कि नहीं मैंने काम नहीं करना, आप पैसे की जिम्मेदारी आपकी, घर संभालना मेरी आपकी जिम्मेदारी। फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपका घर संभाले, आपके बच्चे संभाले, उनकी तरबियत, औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी है इसकी। लेकिन अगर वो काम कर रही है और वो सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली भी हस्बैंड को, और वो दोनों मिल के अपने फाइनेंसेस भी बैलेंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि घर के फिर सारे कामों की जिम्मेदारी भी जो है ना वो बस एक पे डालना गलत है, उस एक पे डालना गलत है। क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि रसूल भी अपने काम खुद करते थे। बेशक बेशक। ये तो हमारी शरीयत ने हमें सिखाया है कि अपने काम खुद करो। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, आप जॉब करिए, शादी हुई जॉब छोड़। मोस्टली तो डिमांड ही होती है ना कि नहीं हमें तो जॉब वाली लड़की चाहिए, इनके तो दिमाग ख़राब होते हैं। ये सुनने को मिलता है, इट्स प्रीटी हार्ड। अच्छा, होते भी हैं, ऑनेस्टली बताऊँ। मैंने बहुत सारी खैर ये किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं है या किसी एक दो फर या ऑल ओवर मैं वुमेन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि ऐसा होता है, इट हैपन्स कि अगर एक वर्किंग वुमन है तो चूँकि जो ससुराल भी है ना, जो हमारा माशरा, जो कल्चर, वी आर लिविंग इन इंडियन कल्चर टिल नाउ, राइट। वो एक कल्चर है हमारा कि हम ससुराल जाएगी लड़की, सास की खिदमत करेगी, वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। बट जब लड़की करियर ओरिएंटेड है तो उसमें वो कल्चर नहीं आ रहा, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है ऑब्वियसली, राइट। इसका कोई सोल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और क्या, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ ना शादियाँ बस ये देख के कर देते हैं कि अच्छा नहीं वो लड़का इतना कमा रहा है, सही, बिल्कुल, लड़की प्यारी है, उम्र कम है, गोरी है, रोटी बना सकती है, गोल कर दो। ये कॉन्सेप्ट गलत, शादी का कॉन्सेप्ट बहुत गलत। दो लोगों ने जिन्होंने पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी है ना, वो सिर्फ ये चीज़ें देख के कब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, आगे कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जहनियत मिलनी चाहिए। तो जब एक
लड़की, आप अगर अपनी बेटी की अरेंज मैरिज कर रहे हैं ना, तो आप उसे सिखा के भेजे हैं घर वाले। और मैंने कहा ना कि फिर घूम फिर के बात ये आ जाती है कि अगर औरतें फेमिनिस्ट बनना चाहती हैं तो उन्हें खुद अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि माशरा तो औरतों से ही चल रहा है ना। वो जो बाहर हम जिन्हें कहते हैं कि ये मर्द ऐसे, ये मर्द वैसे, वो मर्द कौन है? वो आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं, आप ही के शौहर हैं। तो कल को जब आप एक बेटा पैदा करेंगी तो आप उन्हें उन मर्दों जैसा ना बनाएं, चेंज लाए ना अपने घर से, आप उसे वो अंडरस्टैंडिंग दें। लेकिन फिर के तो बात औरतों पे आ गई ना, औरत के हाथ में है ये पावर। वो कहते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कहते, एक नस्ल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो इसलिए तो मुझे होता है कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि हमारे ना कल्चर में जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है ना, वो इस बात पे आता है, फादर डॉटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बॉन्ड नहीं उस तरीके से है। एहतराम इज्जत वाला तो है, डर का एक बॉन्ड तो है, लेकिन बेटियाँ अपने भाइयों से और बाप से खुल के बात नहीं कर सकती, वो नहीं बढ़ उनका एक हिजाब है। हाँ, वो जब शादियाँ करके तो चली जाती है, लेकिन जो उन्होंने माओ ने जो सिखाया होता है वो तो सिखा देते हैं, लेकिन एक मर्द की नफ्सियात वो माएँ कैसे उन्होंने तो सिर्फ एक मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने उसकी नफ्सियात पता है, लेकिन वो फिर माँ ये सिखाना भूल जाती हैं कि आगे जो मर्द होगा उसकी नफ्सियात डिफरेंट भी हो सकती है। तो यू थिंक कि माशरे में उस चेंज के साथ साथ कि वर्किंग वुमन को एक्सेप्ट किया जाए, इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि उस वर्किंग वुमन की प्रॉपर तरबियत भी की जाए। तरबियत भी, इसके अलावा मुझे लगता है जिस ससुराल में वो जा रही है या जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है, उसे बहुत काम माइंडेड होना चाहिए, उसे बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि मुझे कहते हैं कि औरत में ना सब्र ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जब शादी कामयाब होती है ना, जहाँ पे दोनों वर्किंग, एक मेल और एक फीमेल है वर्किंग फीमेल, तो वहाँ पे ना मर्द को थोड़ा सा ज़्यादा सब्र दिखाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में आसान नहीं है। आप वर्किंग वुमेन है, आपके लिए आसान है, आप रोज़ 100 चीज़ें सुनती हैं, रोज़ आप इनको इग्नोर कर देती हैं क्योंकि आप इतनी आदी हो चुकी हैं चीज़ों को सुनने की, यू थिंक इट्स वेरी नॉर्मलाइज, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं ना वो ट्रॉमा बिल्ट होता रहता है कि अच्छा हम कोई जंग लड़के आ रहे हैं, जहाँ मर्द के लिए वो एक जॉब है, हमारे लिए कभी कभी वो जंग बन जाती है जाना। मर्द को भी उतना ही सब्र करना चाहिए जितना और जहाँ तक हमारे ना कन्फ्लिक्ट इस बात पे आते हैं कि हमारे यहाँ कुछ, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियाँ जो काम कर रही हैं वो नहीं चाहिए कि नहीं भाई हम बस जा रहे हैं, हम अपना कमाएंगे, अपने पे लगाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, घर वाले मेरी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, आप फिर वो अक्सर होता है कि बीच में शरीयत भी आ जाती है कि नहीं हमारे पे तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है शरीय तौर पे, हमारे पे तो शौहर का है, ये आ जाता है बहुत। लेकिन वही बात आ गई कि जहाँ रिश्ते निभाने होते हैं तो दोनों तरफ से जो है ना बेंड होना पड़ता है, किसी एक तरफ से नहीं चलता है। दैट्स रियली नाइस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके जो प्रोफेशनल करियर रहा अभी तक, बीइंग अ फीमेल, एक मिथ है कि औरतों को जॉब भी जल्दी मिल जाती है और औरतों को प्रमोशन भी जल्दी मिल जाती है। मुझे तो अभी तक नहीं मिली जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी, प्रमोशन अभी तक नहीं मिली। अच्छा, आपने कंपैरिजन किया कि एक मर्द के कंपैरिजन में आपको कितनी देर से जॉब मिली? ये कंपैरिजन भी किया आपने? क्योंकि मेरे नज़दीक नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत दफ़ा पढ़ा है, वैसे लोग भी कहते हैं कि फीमेल्स को एज हासिल है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। आप कॉल सेंटर चल जाए, वहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। मेरा ख्याल से कॉल सेंटर there was a very bad experience in my life of doing a job. मुझे याद है मैंने वो जॉब 1 महीने में छोड़ दी थी। I was like I do not want to continue. एज सिर्फ वहाँ पे फिर जैसे वो जॉब होती है ना, वो लड़कियाँ कर भी नहीं पाते। आप ये देखें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आए, वी हैव सम रेप्यूटेड कंपनीज इन लाहौर, आप वहाँ जाएं, आप अभी भी देखेंगे कि अगर 20 से 30 मेल्स हैं तो 4 से 5 लड़कियाँ हैं। एज की बात नहीं है, इट्स प्योरली ऑन योर एक्सपीरियंस बेस, प्योरली ऑन योर, मतलब ये एक मिथ ही है, ये मिथ है, इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं है। ठीक है। और व्हेन पीपल से कि हमारा माशरा मेल डोमिनेटेड माशरा है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? इट इज़, बट आई वोंट से कि अब वो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेंस ऑफ अवेयरनेस आ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 7 to 8 years। सेंस ऑफ अवेयरनेस आ रही है, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि अच्छा यार नहीं, ये एक चीज़ है, क्योंकि हमें अब वाकई अपनी बेटियों को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि कल पे उन पे कोई वक्त आता है तो वो डील कर सके। मेल डोमिनेंस इस सेंस में आप कह सकते हैं कि
वही आपने आपकी शादी हो रही है, आपको जॉब छोड़ना है, अब नहीं ससुराल वालों ने कहा जॉब छोड़ दो, शादी बचा लो या जॉब बचा लो। लड़के को क्यों नहीं ये चॉइसेस मिलते कि यार या तो शादी बचा लो या जॉब बचा लो? आई थिंक क्योंकि उनको ड्यूटी ही दी गई है कि वो रिस्क कमाएं। मसला यही होता है ना कि हमारे यहाँ मेल्स के पास डोमिनेंस इस बात में है कि उन्हें पता है व्हाट इज़ देयर सेट रोल इज, या व्हाट इज़ देयर सेट रोल इज। Females, they still don't know. Everyone wants us to do everything and don't ask for anything in return. That what happens majorly. आप देखें ना, majority देखें, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी की सारी ज़िंदगी काम करते देखा। सुबह में जाने से पहले मेरे वालिद इस मिजाज के थे कि वो उनके हाथ के अलावा किसी का खाना नहीं खाते थे। सुबह 6 बजे उनका नाश्ता खाना बना कर रख के जाती थी, वो दोपहर में आके खाना भी बनाती थी कि वो नहीं खाते। टफ लाइफ, राइट। तो एक वर्किंग वुमन की लाइफ टफ भी होती है ऑब्वियसली। होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि अब डाइवर्सिटी आ रही है हमारे कल्चर में। डू यू थिंक ये जो चेंज आ रहा है इसमें औरत मार्च और ये फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट का कोई हाथ है? मैं ना कभी अटेंड नहीं किया औरत मार्च टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने औरत मार्च कभी अटेंड नहीं किया, बट परसेप्शन बहुत गलत होता है। मतलब सिर्फ कपड़े पहनने की आज़ादी तक नहीं है औरत मार्च, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, जब व्हेन दे टॉक अबाउट वुमेंस राइट्स और वुमेंस फ्रीडम ऑन वुमेंस डे, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग जो यहाँ पे होता है। डू यू थिंक कि जो वेस्ट है, या अगर आप यूएस की बात करें, वहाँ पे इक्वल राइट्स हैं और इक्वल सैलरीज हैं, हर चीज़ इक्वल। डू यू थिंक आप काम कर रही हैं बड़े टाइम से? इफ यू हैव एन आइडिया। I would say, yeah, at least 80 to 90% females at least getting equal pay as compared to their, as much their male colleagues are getting. But I do say कि अगर आप वो औरत है ना जो कहती हैं कि नहीं मैं काम कर रही हूँ, लेकिन उस आदमी की, क्योंकि ऐसी भी फीमेल्स होती है कहती है उसकी सैलरी ज़्यादा जस्ट बिकॉज कि वो एक मर्द है और मैं एक औरत हूँ, लेकिन आपकी स्किल सेट उतना नहीं है जितना उसका। तो बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट, यस दे आर। मैं ये नहीं कहती कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या बाहर के मुल्क में वो चीज़ें नहीं होती जो हमारे मुल्क में होती हैं वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ और यहाँ के में ना एक डिफरेंस है। वहाँ पे ना वो अपने बच्चों को ना बचपन से ही लड़कियों को अवेयरनेस देते हैं कि ये तुम्हारे राइट्स हैं, तुम्हें शादी करके तो भेजना है, लेकिन जनाजा नहीं निकाल रहे घर से। कल कोई हाथ उठाए तुम पे, यू कैन कॉल पुलिस। यहाँ अगर तो औरत के पास ये राइट भी हासिल है कि अगर वो डाइवोर्स ले रही है तो आधी दौलत वो अपने शौहर की उस पे वो ले सकती है, राइट। तो खैर हमारे यहाँ ऐसा कुछ अभी हमारा तो ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए औरत मार्च, ये चीज़ बिल्कुल एम्पावरमेंट को डिस्कस। ये एम्पावरमेंट होती है ना कि आप उन्हें बता रहे कि भाई जब वक्त पड़े तो इनका सही इस्तेमाल किस तरह किया जाए। सही इस्तेमाल, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि पावर तो है, वुमेन गॉट पावर। जितनी भी हमारे पाकिस्तान में औरतों के पास बहुत पावर, बहुत ताकत है। अगर वो एक जगह थोड़ी अपनी आवाज़ ऊंची कर लेंगी ना तो उस आवाज़ पे सब आ जाएंगे। तो वो पावर तो है, लेकिन उनको वो पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये वाली एजुकेशन भी होनी चाहिए कि दे शुड नॉट यूज़ देयर पावर रॉन्ग। ऐसे मुझे याद है कि कसूर इंसिडेंट हुआ था। There was minors rape victims, males, females, बच्चे भी थे, लड़के भी थे। क्या हुआ, मतलब मुझे बताया, अच्छा हमारे पास औरत मार्च है, हमारे पास एक पूरी मतलब कम्युनिटी है वर्क फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन्स और चाइल्ड्स। क्या आप किसी ने उनके पास जाके ये सोचा कि अच्छा वो जिस सिचुएशन से गुजरे हैं कोई ट्रॉमा रह गया होगा उन्हें, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप बाहर चले जाए ना, कोई एक बच्चा सिर्फ ये इंसिडेंट फेस भी करता है ना, उसके बाद 6-6 महीने काउंसलिंग कराता है, सो he or she does not carry that incident with him or her whole life, वो इम्पैक्ट ना करे। ये है क्यों? हैव एनी आइडिया कि ये हम यहाँ तक पहुँचे ही कैसे, कि हम इतने बेहिस हो गए कि हम उस पर सोचते ही नहीं हैं। लाइक वी हैव एनी आइडिया कि हम क्यों कैसे पहुँच गए यहाँ तक? इंसान है हम लोग। हमारे मुल्क में ना औरत ही औरत सबकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन। बिग स्टेटमेंट, आई नो आई गेट अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स ऑन दैट, बट या एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन, ठीक है।
1 साल से जैसे पूरी पूरी ज़िंदगी एक हाउसवाइफ की तरह गुजारी है, लेकिन अब उसके घर में एक वर्किंग वुमन आ गई है, उस पे उसका जीना कौन हराम करता है कि रोटी नहीं बना, गोल रोटी नहीं बनाती, बना के दे रही है लेकिन नहीं, गोल रोटी नहीं बना। ये बिल्कुल एक फ्लॉ है। वही मैंने कहा ना, घूम फिर के बात आ जाती है कि आप एज ए फीमेल अपने घर के मर्दों की तरबियत कैसी कर रही। यू नीड टू उन्हीं मेक देम मर्दों ने अंडरस्टैंड कि आपका बेटा आपकी बीवी का गुलाम नहीं है और आपकी बीवी आपके बेटे के गुलाम नहीं है। आप गुलाम नहीं लाएं एक दूसरे के लिए, आप लाइफ पार्टनर्स लाएं। और इसी तरह ना जो हमारे वर्क प्लेसेस पे भी ये होता है कि कंपनीज शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप इफ़ यू आर हायरिंग अ फीमेल एम्प्लॉय, यू शुड ट्रीट दैम एज इक्वली एज यू मेल एम्प्लॉय। अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए सब पे, क्योंकि है कुछ कंपनीज में मैंने फेस किया है कि प्रमोशंस आती हैं, आप अप्लाई करें, यार लड़की तो ये इस लड़की को हायर करके क्या करना है। तो मैंने सुनी है ना, मैं अपनी मैनेजर मतलब देखिए मैंने मैनेजमेंट सामने मेरे खड़े होकर बात करी है। वन ऑफ माई कलीग अप्लाइड फॉर दैट प्रमोशन, शी वाज एलिजिबल, शी वाज क्वाइट एलिजिबल फॉर दैट प्रमोशन, बट शी वाज अबाउट टू गेट मैरिड इन लाइक 3 months। लाइक नहीं, 3 महीने में शादी हो जाएगी, फिर इसके ड्रामे शुरू हो जाएंगे कि अब बच्चा हो रहा है, तो नहीं, हमें नहीं ऐसा चाहिए। डोंट यू थिंक ये प्रॉब्लम है? लेकिन ये प्रॉब्लम एज ए एम्प्लॉयर आपकी नहीं है, ये माइंडसेट गलत है। ये माइंडसेट, बच्चा तो उस मर्द का भी हो रहा है ना, वो पेटर्निटी लीव लेके चला जाए 3 महीने के लिए, क्या कर लेंगे आप? सो लेट्स सम अप एवरीथिंग। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सी ख़वातीन जो अपने आप को फेमिनिस्ट भी कहती हैं और फेमिनिज़म के ऊपर बहुत चर्चा भी करती हैं, उन्होंने अपने घर में 12-13 साल की बच्चियों को काम पे रखा हुआ है एंड वो उनके घर में सफाई कर रही हैं। और हमने केस देखा भी था कुछ टाइम पहले कि उन मारा गया उस बच्ची को, और बहुत सारे इस तरह की। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिनेरियो के वो एक तरफ वो फेमिनिज्म पे बात कर रही हैं और दूसरी तरफ वो उन्हीं बच्चियों को मार रही हैं जो भी बच्ची हैं, राइट? तभी तो मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान हैज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, या लेकिन उनके लिए फेमिनिज्म सिर्फ उनके मफाद की हद तक है। जिस 12 साल की बच्ची को आपने घर में रखा है सफाई के लिए, चलें अंडरस्टैंडेबल कि वो पीछे अपनी वो बच्ची भी उसकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, तो उसने अपने बच्चों को काम पे लगाया। अलबत्ता तो वी हैव अ लॉ, यू कैन नॉट हायर एन अंडर एज किड फॉर वर्क, यू कैन नॉट डू दैट। बट ऑब्वियसली वी विल लिव इन अ पाकिस्तान जहाँ पे लॉ पे हार्डली ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, पीपल कैन हायर ऑब्वियसली। लेकिन चलें ठीक है, आपने रख लिया है, तो एटलीस्ट बीइंग अ फेमिनिस्ट, अगर आप खुद को फेमिनिस्ट समझती हैं, तो कुछ नहीं, वो स्कूल अफोर्ड नहीं ना कर सकती, आप उसको घर में पढ़ा दें, आप तो पढ़ी लिखी है ना, उसको साथ साथ एजुकेशन देना शुरू करें, उसको बोलना सिखाएं, उसको बताएं बाहर की दुनिया के बारे में। थोड़ी बहुत तालीम तो घर पे दे सकती है ना, ताकि वो भी और कुछ नहीं कर सकती तो उसको एम्पावर कर दें थोड़ा सा। तो क्या एडवाइस करना चाहेंगी यंग ख़वातीन जो अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से अपने आप को सेफ भी रखें और ग्रो भी करें? Learn to speak out. Learn to speak out. Don't listen to any protest or anything. क्योंकि हर औरत के लिए फेमिनिज्म का मतलब डिफरेंट है. Find your own meaning of feminism. Just don't listen to whatever the shit going on online, but find your own meaning. Build yourself, but जहाँ पे आए ना इक्वालिटी की बात, तो फिर जब आप पे बात है तो आप भी वो इक्वालिटी दिखाएं, तब वहाँ पे औरत काट लेना करें। और अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहें कि अपने आप को सेफ कैसे रखें, आप आपने मेंशन किया कि आपको हरासमेंट के बहुत केसेस हैं, तो हरासमेंट से कैसे बचा जाए और क्या एडवाइस करना चाहेंगे, किस तरह से? डरे नहीं, हमारा मसला होता है कि डर जाते हैं कि नहीं मैनेजमेंट को नहीं बताना, जॉब चली जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। घर पे नहीं बताना, घर पे बताएंगे तो बाप भाई जॉब ही छुड़वा देंगे, हम पे ही कह देंगे, गैरत का मसला बना लेंगे। होता है आप घर पे ना इसलिए नहीं बताते। लर्न टू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, दो दे लाइक इट और नॉट, दे माइट स्क्रीम एट यू फॉर दैट मोमेंट, बट यू नीड टू नो दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ इट. You need to speak up. Yes, you need to speak up for yourself or learn to self-defense yourself. All right, thank you so much. It was a lovely meeting you and interviewing you. बहुत अच्छे आपने आइडियाज शेयर किए अपने अबाउट फेमिनिज्म, और काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें है. आई होप के लोगों की काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर होगी. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.